हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, अभी हम इस समय जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें मुख्य उद्देश्य ये था हमारा कि देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कई बार हम तैयारी करने तो आ जाते हैं लेकिन हमें कुछ चीज़ें पता नहीं होती। और जब किसी भी एग्ज़ाम की आप कोई तैयारी करना चाहते हैं तो उस एग्ज़ाम का सबसे पहला अगर हमें करना चाहिए काम, वो है उसका सिलेबस को बहुत ही बेहतर तरीके से बारीकी से समझना और उसको फिर अपने माइंड में बैठाना, ताकि जब भी आप कोई पेपर जब भी आप पढ़ोगे तो आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है तभी आप समझ पाओगे। साथ साथ कई सबसे बड़ी मुद्दा हमारा क्या होता है कि हर बार कोई भी स्टार्टर हो, कोई भी बिगनर हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, यूपीएससी का, चाहे कोई एग्जाम का हो, उसके मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। और जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट इस बात को समझ गया कि उसे क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए, तो उसकी तैयारी का 50% पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और यही तैयारी का वो तरीका होता है जिसे स्मार्ट प्रिपरेशन बोलते हैं। कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनको बार बार सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसका रीज़न कहीं ना कहीं एक कारण ये हो सकता है कि उनको कुछ चीज़ें बारीकी से पता नहीं होती। जो चीज़ें हमने सीखी है उसको मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी हो सकता है मेरा वीडियो आपको कई बार किसी को लगता है कि बहुत, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि बड़ा बोरिंग हो जाता है इसमें आदमी, इसलिए छोटे छोटे वीडियो के साथ इसको आपको शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यदि आप सिलेबस को समझ गए तो आपकी तैयारी का आधा हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर की कौन सी खबर पढ़नी है, आपको कौन सी बुक में से क्या पढ़ना है, किसी कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं या बुरे हैं, कोई टीचर कोचिंग में अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, सबका पता आपको लग जाएगा यदि आपको आपका सिलेबस आता है। लेकिन इस सिलेबस के साथ हम एक काम और करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी बताते जाऊंगा कि इस टॉपिक में से किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। लेकिन वो हम आपको तब बताएंगे जब आप किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। अभी जस्ट चूँकि सिलेबस के साथ डिस्कशन चल रही है, इसलिए हम सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। और आज हमारा मुख्य उद्देश्य GS2 का जो सिलेबस है, GS2 यूपीएससी की मेंस का जो GS2 है उसका सिलेबस है, उसको देखेंगे। और ये अगर आप इसके सिलेबस को देखेंगे तो आप एक चीज़ समझ पाओगे। मैं आप फिर से आपको बताना चाहूँगा, हम सिलेबस को बहुत ही बारीकी से डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि जब भी आप कोई भी चीज़ की पढ़ें, चाहे वो किसी भी चीज़ में बुक्स पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, करंट पढ़ें, कोचिंग के नोट्स पढ़ें या किसी कोचिंग में भी पढ़ें, तो उसमें से आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने लिए निकाल पाओगे और आप समझ पाओगे कि यूपीएससी या किसी की एग्ज़ाम की डिमांड क्या होती है। इसलिए किसी भी एग्जाम की डिमांड को समझने के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस को जानना होता है, समझना होता है कि आखिरकार वो है क्या है। तो यूपीएससी के GS2 में उसकी मुख्य डिमांड यह है कि आपको एक तो भारत की शासन व्यवस्था, ठीक है, दूसरा भारतीय संविधान, तीसरा शासन प्रणाली, चौथा है सामाजिक न्याय, और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये 4-5 चीज़ें इसमें आती हैं। मैं इसको लिखता भी जा रहा हूँ और इस PDF को शेयर भी करेंगे, क्योंकि इसमें मैं कुछ चीज़ें बाइफरकेट भी करूँगा इसलिए। तो सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसमें यदि हम बात करें तो GS2 का मतलब ये नहीं कोई एक सब्जेक्ट आता हो। GS2 में कई सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें एक हो गया भारतीय शासन व्यवस्था, जैसे ये शासन व्यवस्था एक तो हो गया शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था मतलब गवर्नेंस का मतलब, जैसे शासन व्यवस्था गवर्नेंस में आप सुना होगा आपने गुड गवर्नेंस, आपने सुना होगा स्मार्ट गवर्नेंस, है ना। ये गुड गवर्नेंस का मतलब होता है सुशासन, और इसका मतलब सुना होगा आपने स्मार्ट शासन। एक शब्द और आपने सुना होगा नैतिक शासन। ये इनकी बात करें, इनमें ध्यान रखना इस गुड गवर्नेंस के अंतर्गत क्या चलते हैं। ये गुड गवर्नेंस का मतलब एक ऐसा शासन जो जनता के लिए हो,
जिसमें जनता के इसकी बहुत बड़ी परिभाषा दी गई है। जब ये टॉपिक आएगा तो अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि गुड गवर्नेंस क्या है, इसकी परिभाषा की 8 आयाम है। इसमें 8 जो एलिमेंट है उनको शामिल किया जाता है, जिसमें से एलिमेंट है वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट होनी चाहिए, सबकी शासन में भागीदारी होनी चाहिए, जनता शासन है वो जनता पे केंद्रित हो, जनता के लिए हो, वो सारी शासन व्यवस्था है वो सुशासन के अंतर्गत आएगी। तो सुशासन को हम पढ़ेंगे। और ये सुशासन वाला जो टॉपिक दिख रहा है ये एथिक्स में भी आता है, ध्यान रखना दोस्तों, एथिक्स में भी आएगा, तो वहाँ भी इसको डिस्कशन करेंगे। सुशासन क्या है? एक ऐसा शासन, अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें, ऐसा शासन जो जनता के लिए हो, जनता को केंद्रित हो और जिसमें जनता की भागीदार हो, उसे सुशासन बोलेंगे। ठीक है। स्मार्ट शासन यानी कि वह शासन जो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि जो जिसमें शासन में अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो। तो स्मार्ट शासन से ही सुशासन बनता है। यदि सुशासन में ट्रांसपेरेंसी हो, यानी कि ट्रांसपेरेंसी मतलब है कि जनता सरकार के निर्णयों के बारे में जान सके, जनता को ये पता हो कि सरकार जनता का पैसा कहाँ पर खर्च करती है। तो इसलिए हम सूचना का अधिकार लेके आए। तो सूचना का अधिकार भी सुशासन का एक आयाम है, इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन हमारा सिलेबस का ये टॉपिक है भारतीय शासन व्यवस्था। तो भारतीय शासन व्यवस्था में ये चीज़ आएंगी। ठीक है ना। इसके अलावा सिलेबस में अगर हम देखें, साइड में आपको सिलेबस देख रहा होगा, तो भारतीय शासन व्यवस्था इसमें कहाँ कहाँ देखेंगे वो बताता हूँ मैं। तो देखो ये है भारतीय शासन, देखो ये है, इसमें ये भारतीय शासन के हिस्से हैं। एक तो लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका, ये दिया शासन। ये जो टॉपिक दिए हैं ये किससे हैं? GS2 के गवर्नेंस पार्ट से हैं। इसलिए हम देखते हैं कि GS2 के गवर्नेंस यानी शासन में देखते हैं कौन कौन से आते हैं, जिसमें एक है पारदर्शिता या जवाबदेहिता, इनके पक्ष के महत्वपूर्ण पक्ष। अब देखो शासन व्यवस्था तो हुई गई एक, लेकिन अगर जवाबदेहिता और पारदर्शिता की बात करें तो पारदर्शिता क्या है और जवाबदेहिता क्या है? जवाबदेहिता का मतलब है कि जो भी लोक सेवक है, यानी कि सिविल सर्वेंट, पॉलिटिकल लीडर, ये सभी जनता के प्रति जवाबदेही होंगे। जनता के द्वारा पूछे गए कार्यों को बारे में उनको जवाबदेही होंगे, उनके उत्तरदायी होंगे। और पारदर्शिता का मतलब है कि सरकार या शासन प्रणाली जो भी डिसीजन लेगी वो सारे डिसीजनों के बारे में जनता को जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए आपको पता है इनके पक्ष पूछे हैं, तो इनके कई पक्ष हो सकते हैं, हम देखेंगे। जैसे सूचना का अधिकार है, तो हम इसमें सूचना का अधिकार भी देखेंगे। जैसे सिटीजन चार्टर है, सूचना का अधिकार मतलब कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी सरकारी ऑफिस से कोई भी सूचना मांग सकती है जो सूचना देने योग्य हो। सिटीजन चार्टर का मतलब है कि इसके अंतर्गत किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी गवर्नमेंट के विभाग के द्वारा नागरिकों के लिए दी जाने वाली समस्त जो भी सेवाएं होती हैं, जो भी सर्विस दी जाती है, उनकी गुणवत्ता भी होनी चाहिए। उसमें जनता की शिकायतों का निवारण करने वाले तंत्र होना चाहिए। हर ऑफिस के अधिकारियों की जवाबदेहिता भी होनी चाहिए। वो सिटीजन चार्टर में है। तो सिटीजन चार्टर भी उनकी क्या करता है? जवाबदेही सुनिश्चित करता है। ये चीज़ देखेंगे। तो ये सारे खाएंगे, ये गवर्नेंस में आएंगे। तो आपके टॉपिक में सिटीजन चार्टर भी आएगा, ये भी आएगा। इसके अलावा आपने लोकपाल और लोकायुक्त पढ़ी पढ़े होंगे। लोकपाल एवं लोकायुक्त सुना होगा कि अन्ना हजारे का आंदोलन इसी के लिए हुआ था, तो वो भी इसमें हम देखेंगे। इसके अलावा ई गवर्नेंस, ये भी ई गवर्नेंस यानी कि ई शासन, यानी कि शासन हो लेकिन यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। जैसे आज आप देख सकते हो आपको DBT के माध्यम से पैसा मिल जाता है। ये किसका सिद्धांत है? ये क्या तरीका है? ई गवर्नेंस है। आज आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ऑनलाइन गवर्नमेंट के किसी भी पोर्टल पर पहुंच सकते हो, ऑनलाइन रूप से गवर्नमेंट की शासन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी रख सकते हो। ये क्या है? ई गवर्नेंस, यानी कि शासन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाता है वो ई गवर्नेंस होता है। और इसमें क्या होगा कि जब डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा तो जो बिचौलिया थे वो हट जाएंगे। अर्थात हम इसमें क्या कहेंगे? अर्थात ई गवर्नेंस है, ई शासन है, ये जनता एवं सरकार के मध्य दूरी कम करेगा। तो इसको भी देखेंगे हम। अब इसमें ई गवर्नेंस में आपको पता है क्या समस्याएं आएंगी। हर टॉपिक को देखो, हर टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे कि टॉपिक क्या है, फिर इसका महत्व क्या है, फिर इसमें चुनौती क्या है,
फिर इसको ई शासन को प्राप्त करने के लिए सरकार ने प्रयास क्या है वो देखेंगे, सब चीज़ें देखेंगे। हर टॉपिक को उसी तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से उस चीज़ को समझ में आए, जितनी चीज़ें। और ये ऐसा नहीं कि मैं तो जस्ट इस सिलेबस को बता रहा हूँ, जब भी आप कहीं भी इस टॉपिक को पढ़ें तो इस टॉपिक के बारे में सभी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि ई शासन क्या है, फिर ई शासन का महत्व क्या है, फिर ई शासन के समक्ष चुनौतियाँ क्या है, तब जा करके आप असलियत में इस सिलेबस को पढ़ पा रहे हो। अदरवाइज आप इसको पढ़ नहीं। या सरकार ने ई शासन की प्राप्ति के लिए क्या क्या किए हैं, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लगाया है, डिजिटल इंडिया जो मिशन है उसको चलाया है। तो ये सब क्या इसके हैं। इसके अलावा ई शासन की क्या लिमिटेशन है, यानी कि सीमाएं, और क्या संभावना है भारत में ई गवर्नेंस शासन किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो सही बात, आज सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक एक पॉइंट को आपके सामने लिया जाएगा। सिटीजन चार्टर ये मैंने बताई थी आपको, ये एक तो शासन के भाग है। तो इस GS2 में एक जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो है गवर्नेंस। और गवर्नेंस में हमने देख लिया कि गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ये टॉपिक है जिनको हम अच्छे से डिस्कशन करें। इसके अलावा लोकतंत्र में सिविल सर्वेंट यानी जो सरकारी ऑफिसर होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको बोलते हैं सेवकों की भूमिका। इसको लेकर भी क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक दिया है तो पहले तो आपको हर टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए। सिविल सेवक कौन, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे ग्रुप ए का हो चाहे ग्रुप डी का हो, सभी सिविल सर्वेंट कहलाते हैं। और लोकतंत्र में यानी कि डेमोक्रेसी में, यानी कि डेमोक्रेसी जनता का शासन में, अब इनकी भूमिका क्या रहेगी, इनकी भूमिका देखेंगे। जैसे जनता के सामाजिक विकास में इनकी क्या भूमिका रहेगी, आर्थिक विकास में क्या भूमिका रहेगी, शासन में भागीदारी में क्या भूमिका रहेगी। तो ऐसे टॉपिक को हम एक एक टॉपिक, सब टॉपिक देख करके उनको देखेंगे। फिर इसमें इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इनके कोई तथ्य पढ़ेंगे, कोई रिपोर्ट होगी तो उसको पढ़ेंगे। इस तरीके से डिटेल से एक एक चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ, इस तरीके से सिलेबस को पढ़ना चाहिए, और तब जा करके आपका टॉपिक क्लियर होता है। अगर आपने हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझ दिया, उस टॉपिक के फैक्ट को इकट्ठा कर लिया, तो आप कभी भी किसी एग्जाम में रुक नहीं पाएंगे और आपके GS में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा एक, ये किस में आएंगे, ये गवर्नेंस में आएंगे। ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट है GS2 में, वो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक शासन, संविधान यानी कि कानूनों का वह स्रोत जो किसी देश का शासन चलाता है। इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे क्या होता है। मैं जस्ट आपको सिलेबस बता रहा हूँ। अगर कोई बिल्कुल भी नहीं जानता कि संविधान क्या होता है, जिसने आज तक नाम भी नहीं सुना क्या होता है, उसको भी इसके बारे में अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे, अच्छे से बताएंगे। और हो सकता है मैं डिस्कशन नहीं करवाऊँ तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर ये मिलेगा जहाँ आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो संविधान में कौन कौन से हैं, देखो जैसे संविधान की अगर बात करूँ तो संविधान में एक आएगा कि संविधान का विकास, ऐतिहासिक आधार कैसे है। ऐतिहासिक आधार मतलब भारतीय संविधान का विकास कैसे हो। और आपको पता है भारतीय संविधान का विकास अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर का टॉपिक क्या क्या होंगे कि देखेंगे आप। सबसे पहले कि हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जो ब्रिटिश टाइम की जो एक्ट आए, यानी कि ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में शासन प्रणाली को चलाने के लिए जो अधिनियम पास किए, भारतीय संविधान उन्हीं से विकसित होकर के आगे बढ़ा। और हमने उन प्रोविजनों को अपने अकॉर्डिंग यूज किया, अपने संविधान में उनका इम्प्लीमेंटेशन किया, ताकि हम अपने अकॉर्डिंग शासन कर सकें। क्योंकि ब्रिटिश शासन भी कहीं ना कहीं एक शासन था, उसे चलाने के लिए एक व्यवस्था थी। तो उसने भी वो भी एक संविधान से चलता था, ब्रिटिश संविधान से। तो ठीक उसी प्रकार से भारत में शासन चलाने के लिए उसी का डेवलपमेंट हुआ। ऐसे 1773 के एक्ट को पढ़ेंगे, इसके बाद 1784 का एक्ट होगा, इसके बाद 1793 का एक्ट होगा, इन सबको ये इसके सिलेबस में। इसके बाद 1813 का होगा। इनको बहुत सब्जेक्टिविटी से आपको पढ़ना चाहिए, इनका भी अलग अलग थीम है, जो आप हिस्ट्री के वीडियो में, जो अपना हिस्ट्री का वीडियो था जो अभी ग्रुप में शेयर किया है, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। तो ऐसे करके 1947 तक पढ़ना है हमें। ठीक है। और इसके बाद संविधान की हमें विशेषताएं पढ़नी है, ये टॉपिक होगा, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, आए हैं, मैं बताऊंगा। विशेषता में कैसे पढ़ेंगे, भारतीय संविधान लिखित है। ठीक है। दूसरा टॉपिक होगा संविधान के संशोधन को पढ़ेंगे। संशोधन क्या है, कैसे होता है, प्रक्रिया क्या है, इसके क्वेश्चन प्रीमो आते हैं, मेंस में क्या है, इसका महत्व क्या है। ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान,
जिसमें आप पढ़ सकते हो, मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। आपको मौलिक अधिकार आते हैं इसमें, जिसमें आपको पता है डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, एक क्या होते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको पढ़ना चाहिए, है ना। इसके अलावा इसमें ये हो गए मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की नागरिकता, हमारी नागरिकता क्या है, संविधान में भारतीय संघीय व्यवस्था, ये देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे ये हमारा संघीय ढांचा को देखेंगे। संघीय ढांचा में क्या क्या देखेंगे, संघीय ढांचा क्या है, क्यों अपनाया है, ठीक है ना, इसका महत्व क्या है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, ठीक है ना, ठीक है। फिर ये यूएसए या कनाडा के संविधान संघीय व्यवस्था से कैसे भिन्न है। फिर इसमें एक टॉपिक होगा केंद्र राज्यों के संबंध, चाहे वो संबंध विधायिका से विधायी संबंधित हो, कार्यपालिका ही संबंध हो, सब देखेंगे। प्रशासनिक से संबंधित हो, ये डिटेल बता रहा हूँ मैं, सिलेबस इसमें लिखा नहीं है इतना डिटेल से, मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। फिर संघीय व्यवस्था की समक्ष चुनौतियाँ, जैसे कई जगह देखा है, जैसे कर्नाटक में सरकार गिरा दी, जैसे ये राज्यों की भूमिका कमज़ोर कर रहे हैं, क्षेत्रीय दलों की भूमिका कमज़ोर हो जाती है, कई राज्यों की सरकार गुजर जाती है, कई राज्यों में सीएम और गवर्नर में लड़ाई होती रहती है, कई राज्य ममता बनर्जी है, नरेंद्र मोदी की नहीं सुनती, तो इस तरह के क्या रीज़न है। तो प्राइम मिनिस्टर और ये सीएम में क्या डिस्कस है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात ऑनरेबल सीएम के द्वारा क्यों नहीं सुनी जा रही, ये सारी बातें इसमें हम देखेंगे, और भी क्या क्या इनके मुद्दे हैं, क्या चुनौतियाँ हुई, वो सब देखेंगे। फिर अब इसके बाद स्थानीय शासन पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए आपको, स्थानीय शासन क्या है, क्यों अपनाया, इसके प्रावधान क्या है, इतने ये सब टॉपिक, इसका महत्व क्या है, इसमें चुनौतियाँ क्या हैं, और फिर इन चुनौतियों के समाधान क्या है, तब जाकर के आपका टॉपिक क्लियर होता है। सरकार के प्रयास क्या है, ठीक है, ये हो गया पूरा, ठीक है ना, ये हो गया टॉपिक। इसके अलावा हम पढ़ेंगे शक्तियों का पृथक्करण। देखो डायरेक्ट न्यायपालिका नहीं दी, बल्कि शक्तियों का पृथक्करण दिया, शक्तियों का पृथक्करण और विवाद निपटान तंत्र। देखो टॉपिक में दिया है विवाद निवारण तंत्र, और ध्यान रखना विवाद निवारण तंत्र में केवल न्यायपालिका ही नहीं आती, इसमें मुख्य रूप से अधिकरण भी आते हैं, ट्राइब्यूनल्स होते हैं हमारे, जैसे आपने सुना होगा कैट के बारे में सुना होगा, एनजीटी के बारे में सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से इसके बारे में सुना होगा, आपने इनकम टैक्स में अपीलेट अथॉरिटी के बारे में सुना होगा। ये क्या है, ट्रिब्यूनल्स हैं जो न्यायालय से बाहर विवादों का निपटान करते हैं, तो ये इसमें आएंगे, है ना। शक्तियों का पृथक्करण में हम देखेंगे न्यायपालिका वर्सेस कार्यपालिका में क्या डिस्प्यूट है, न्यायपालिका में न्यायपालिका की संरचना देखेंगे, इसके स्वतंत्रता की क्या क्या, इस न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के क्या प्रावधान है, न्यायपालिका का महत्व क्या है, संविधान की स्थिति क्या है, ठीक है, ये पढ़े। इसके अलावा एक टॉपिक हमारा कि अन्य देशों से संविधान की तुलना करेंगे, अन्य देशों के संविधान की तुलना। अब तुलना हम किस तरीके से करेंगे, जैसे संघीय व्यवस्था इंडिया की हमने अपनाई है वर्सेस संघीय व्यवस्था किसकी, कनाडा की या अमेरिका से, ये किस तरीके से भिन्न होगी, इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्या इनमें समानता है, क्या इनमें भिन्नता है, कौन कौन से बिंदु हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है, संसदीय व्यवस्था किसकी, भारत की वर्सेस संसदीय व्यवस्था किसकी, ब्रिटेन की। इनको देखेंगे कि इनमें क्या अंतर, इनका क्वेश्चन यूपीएससी ने मेंस में पूछा है, प्री में पूछते हैं आपसे, तो ये चीज़ आपको एक एक टॉपिक हमको पता होना चाहिए, तब जाकर के सिलेबस खत्म होगा। इसके अलावा अगला हमारा टॉपिक है संसद और राज्य विधानमंडल। अब मैं इनका देखो, इनका संगठन देखेंगे, ठीक है ना, इनकी शक्ति देखेंगे, शक्ति देखने के बाद लोकसभा
वर्सेस राज्यसभा देखेंगे, ठीक है। फिर अध्यक्ष को देखेंगे, फिर राष्ट्रपति को देखेंगे, फिर संसदीय विशेषाधिकार होंगे। तो ये चीज़ इतने टॉपिक है जब जाके आपका सिलेबस होगा, और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस सिलेबस में इतना नहीं दिया होगा, है ना। और संसद का संचालन, उसकी कार्य प्रणाली, संचालन कैसे होता है, सेम है। ये राज्य विधानमंडल का भी और संसद का दोनों का सेम हो जाएगा। इसकी कार्य प्रणाली क्या है, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया, इसके विभिन्न विषय वो हम देखेंगे, जैसे विधायी शक्तियाँ देखेंगे, विभिन्न विषय कि इसमें सुधार क्या किया जाए। इसके अलावा हमारा एक टॉपिक रहेगा कि संसद का सामाजिक ढांचा क्या है, यानी कि संसद की मुख्य रूप से हम कह सकते हैं संसद का मतलब उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है, उसमें शिक्षित वर्ग की भागीदारी कितनी है, उसमें आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति कितने हैं, उनका सबका डेटा इसमें दिया जाएगा अच्छे से। इनके सवाल भी आप पे आते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के मैं आपको एक चीज़ और समराइज़ करूँगा। इसके अलावा हम कार्यपालिका पढ़ेंगे, ठीक है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, वही मैंने बता दिया पहले, उनकी संरचना क्या है, सरकार के मंत्रालय कैसे, सरकार के बारे में जानेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम दबाव समूह पढ़ेंगे। दबाव समूह यानी कि समाज के उन कुछ समान हित वाले व्यक्तियों का समूह होता है जो सरकार के ऊपर दबाव बना करके अपने हितों की पूर्ति करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि किसान दबाव समूह, व्यापारियों का दबाव समूह, ठीक है, बिजनेसमैनों का दबाव समूह होता है, ठीक है, स्टूडेंट का दबाव समूह होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन पूछेंगे कि दबाव समूह का महत्व क्या है, कौन से दबाव समूह ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्यों होते हैं, तो वो चीज़ें इसमें आएंगी। इसके अलावा आएगा आपको जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधि पूरा चुनाव प्रणाली इसमें आएगी। चुनाव प्रणाली यानी चुनाव प्रणाली के लिए योग्यता क्या है, निर्योग्यता क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर इसमें सुधार किस तरीके से करना है हमें, है ना। तो इतना बड़ा टॉपिक है, ये सब इसमें आएंगे। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के संवैधानिक पद, देखो अब संवैधानिक पद में क्या क्या चीज़ दी देखो ना। संवैधानिक पद यानी कि संवैधानिक पद वो पद जिनका संविधान में वर्णन किया गया, जिसमें आपने सुना होगा एक तो कैग के बारे में। तो हर संवैधानिक पद के एक ही स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है कि देखो ये क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या है, संविधान की स्थिति क्या है, इसकी महत्व क्या है, इसके समक्ष चुनौती क्या है, इसकी उपलब्धियाँ क्या है, और इसका समाधान या इसको अच्छा कैसे किया जा सके। तो हर संस्था के बारे में चीज़ पढ़ेंगे। इसमें से प्री के सवाल भी पढ़ेंगे, मेंस के सवाल पढ़ेंगे। प्री के सवाल मुख्य रूप से संरचना से संबंधित आएंगे और मेंस के सवाल आपको क्वेश्चन देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक एक चीज़ को अच्छे से देखेंगे। जैसे इसके अलावा कैग के बाद इसी प्रकार से हम यूपीएससी को देखेंगे, और यूपीएससी का सेम, यूपीएससी की संरचना क्या है। इसके अलावा स्टेट पीएससी को देखेंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा एसटी, एससी और ओबीसी कमीशन, ये क्या है, सब संवैधानिक है, संविधान में इनका वर्णन है। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जैसे ये लिखा हुआ है संवैधानिक, उनकी शक्तियाँ, उनके कार्य, उत्तरदायित्व, ये सब इसमें आएंगे कि इनकी शक्तियाँ, कार्य, उत्तरदायित्व क्या होते हैं, एक एक चीज़ को देखना है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा गैर संविधान के उत्तर भी होती है, संवैधानिक संस्थाएं भी होती है। सांविधिक संस्थाएं वो होती है, सांविधिक संस्थाएं, सांविधिक संस्थाएं वो होती है जो मुख्य रूप से जिनका संविधान में वर्णन नहीं, परंतु जिनका संविधान में तो उल्लेख नहीं है, परंतु वो किसी संसद के किसी एक्ट के द्वारा उनको स्थापित किया गया है, संसद के किसी एक्ट के द्वारा। जैसे आपने सुना होगा CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसको RTI एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। CBC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको भी 2003 में CBC एक्ट है उसके माध्यम से स्थापित किया गया। यानी कि सांविधिक संस्थाएं वो होती है जो सांविधिक, जिनका वर्णन संविधान में तो नहीं है, परंतु संसद के किसी कानून के द्वारा उनको स्थापित किया गया, उनको बोलते हैं सांविधिक संस्था, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके अलावा इसमें बोमेन कमीशन भी है,
ये चीज़ हो गई। विभिन्न अर्ध न्यायिक संस्थाएं, अब अर्ध न्यायिक में मैंने बताया था आपको देखो अर्ध न्यायिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती है जो मुख्य रूप से न्यायिक जो डिसीजन विवाद निपटान के तंत्र के रूप में काम करती है। क्या होती है? इनका काम क्या होता है? विवादों का निपटान करना। लेकिन इनको न्यायिक शक्ति प्राप्त नहीं होती जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को प्राप्त होती है, जो सजा दंड नहीं दे सकती। इनको केवल क्या है कि सिविल मामले, देखो सिविल मामले क्या होते हैं? जो व्यक्ति टू व्यक्ति से जुड़े होते हैं, जैसे आप संपत्ति से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, है ना, तो किसी के आपस में संपत्ति को लेकर डिस्प्यूट हुआ है तो उनको समझा लेंगे। और सिविल मामलों में यह है कि आपको केवल आर्थिक दंड दिया जा सकता है, आपको जेल या सज़ा नहीं दी सकती। तो सिविल मामलों को सिविल शक्तियाँ प्राप्त होती है इनको। सिविल शक्ति का मतलब है कि ये फाइन लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये किसी को बुलावा भेज सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि सिविल शक्ति मतलब ये किसी को आर्थिक दंड लगा सकते हैं। और इसमें कौन कौन आएंगे हम पढ़ेंगे, एनजीटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्ध न्याय, पहले इसमें हम समझेंगे कि अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं वो न्यायिक संस्थाओं से कैसे अलग होती है, अर्ध न्यायिक संस्थाओं का महत्व क्या है, और अर्ध न्यायिक संस्थाएं किस तरीके से न्यायपालिका के कार्यों में गुणवत्ता बढ़ाती है। ये एक एक चीज़ आपको समझनी चाहिए। अगर आपको इतने टॉपिक क्लियर है तब जाकर के आपका सिलेबस क्लियर है। अगर आपने इतनी गहराई से सिलेबस को पढ़ा है तब जाकर के आपका काम हो पाएगा। इसी आधार पे अगर मैं इतने सब टॉपिक जो आपको भी बताए हैं मैंने, अगर इतने सब टॉपिक के आपने नोट्स बना लिए, अगर इतने सब टॉपिक को आप समझ गए और इनमें से फिर आपने क्या किया कि एग्जाम्पल, फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ आप समझ गए, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। आपको समझे, उसका यूज किया तो वो महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा ये विकास के लिए सरकार की नीतियाँ, जैसे सरकार की जो वेलफेयर नीतियाँ आती हैं तो उनके बारे में क्वेश्चन आ जाएंगे कि सरकार गरीबी के लिए इतने प्रयास करी लेकिन फिर भी हम गरीबी को समाप्त नहीं कर पाए, क्या कारण है, इसका समाधान क्या है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, वही है सब कुछ ये। इसके अलावा सरकार के गैर सरकारी संगठन आपने देखे होंगे, एनजीओ के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनजीओ हो सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब समान पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति अपना एक ग्रुप बनाते हैं और अपनी जो समस्या है उसके समाधान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं करते हैं, ठीक है ना। तो इनको समझेंगे ये क्या है, इनके लिए सरकार ने क्या योजनाएं चलाई, इनका महत्व क्या है, वो चीज़ें भी इसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगला टॉपिक है हमारा सामाजिक न्याय। ये तो था पॉलिटी का, अब अगला टॉपिक है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय तो हम देखेंगे तो सामाजिक न्याय का अंतर्गत मतलब ये कि अगर हम बात करें तो सामाजिक न्याय समाज का न्याय प्राप्त करने के लिए, यानी समाज का न्याय समाज के सभी वर्गों की सशक्तिकरण हो, और सभी वर्गों का सशक्तिकरण करने के लिए निश्चित रूप से बात सही है कि समाज के वंचित वर्गों का सशक्तिकरण हो। उनमें आप बात करेंगे जनसंख्या, उसमें आप बात करेंगे गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूख, इनसे संबंधित विषय, इनके लिए सरकार की क्या योजना है, वर्तमान स्थिति क्या है इनकी, सरकार के प्रयास क्या रहे हैं और कैसे इनका समाधान किया जा सकता है, ये इसमें आता है। इस आधार पर अब मैं इस GS2 को कंक्लूजन करने जाऊँ तो GS2 के सिलेबस में अगर हम देखें तो GS2 में मुख्य रूप से सिलेबस है शासन और शासन प्रणाली के। अर्थात मैं आपको इसको दूसरे शब्द में कहूँ तो कहीं दूसरे शब्दों में इसको बोलूँ मैं, दोस्तों अभी मैं ये बताना चाह रहा था कि हम अभी तक मैंने आपको सिर्फ डिटेल सिलेबस बताया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको याद कैसे रखा जाए, आखिरकार ये सिलेबस याद रहेगा तो कैसे रहेगा, तो इसको देखने का एक तरीका होता है किस तरीके से हम याद करेंगे। लेकिन आप सभी से ये निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइबर करें, ताकि जो लोग जिन तक हमारी चीज़ें पहुंचाना चाह रहे हैं वहां तक पहुंचें। और ये बात तो सही है कि सारी चीज़ें आपको बहुत और भी लोग बता देंगे, आपको मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि जो चीज़ें मुझे अपने तरीके से लगती है कि ये आपको करनी चाहिए, यदि आपको अच्छी लगे डेफिनेटली करो और इनसे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई भी बिगनर है या कोई भी तैयारी पहले से कर रहा है और उसका निरंतर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो उसको एक बार इस रणनीति को फॉलो करना चाहिए कि क्या मैं सिलेबस के हर फैक्ट को जानता हूँ, क्या मैंने उसके अकॉर्डिंग तैयारी की है, क्या मैं सिलेबस को समझ पाया हूँ, सिलेबस में जो क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं उनको
समझ पाए हम। अब देखो एक हमारा आगे का वीडियो क्या रहेगा, जब जैसे ही अगर मुझे लगेगा कि कुछ इंट्रोडक्शन पॉलिटी की क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो उसमें मैं आपको एक टॉपिक लूँगा, उस टॉपिक के सब टॉपिक बनाऊँगा, फिर सब टॉपिक बना करके उसको एक एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ उसको कंपेयर करेंगे। और आपको गारंटी है कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है आपने अच्छे से समझा है, उस टॉपिक के अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को आप करोगे तो डेफिनेटली उनमें से 100% या 80-90% आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो इसलिए आप किसी यही निवेदन है कि आप इन चीज़ों को समझें, क्योंकि ये जो पॉइंट चल रहा है ज़्यादातर है सिलेबस का डिटेल डिस्कशन, उसको समझाना कोई नहीं करवाता, क्योंकि बड़ा बोरिंग काम होता है। क्योंकि अगर मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ और यदि मैं इंट्रोडक्शन वीडियो ही बोरिंग दे दूँ तो मेरा चैनल तो ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। मेरा तो उद्देश्य ये है कि मैं जो मुझे प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटजी करनी है, जो मैं यूज कर रहा हूँ, जो टॉपर्स ने यूज़ की है, वो आप तक पहुँचाई जाए ताकि आपको रिजल्ट मिले। तो इसीलिए ये चीज़ें की जा रही है। अब देखो सिलेबस इतना तो समझ लिया कि है क्या है, लेकिन अब सिलेबस को याद कैसे रखें। कुल मिलाकर के आपको GS2 को 2 भागों में बांट देते हैं। GS2 में 2 भाग हैं, एक तो घरेलू और एक अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है ना, इसमें एक टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय भी है। ये देखो अंतर्राष्ट्रीय जो मैंने बताया था अभी। तो घरेलू में हमारा काम रहेगा संविधान से। और संविधान क्या है? संविधान मुख्य रूप से लोगों द्वारा अपने हितों और अपने ऊपर शासन को नियमित करने के लिए कानूनों की संहिता बनाई है। उसी कानूनों की संहिता को हम संविधान बोलते हैं। यानी कि संविधान लोगों ने क्यों बनाया? अपने हितों के लिए। क्यों बनाया? अपने हितों के लिए। अब लोगों के अपने हित क्या हो सकते हैं? पहला लोगों का हित हो सकता है कि उनके अधिकारों की सुरक्षा हो। सही बात है भाई, मेरा अधिकार है वो सुरक्षित हो। अधिकार कौन सा हो सकता है? मेरा जीवित रहने, जीवन का अधिकार हो सकता है, मेरा संपत्ति का अधिकार हो सकता है, मेरा बोलने का अधिकार हो सकता है, सब हो सकता है। तो एक तो ये है कि अपने हितों के लिए क्या किया हमने, हितों के लिए हमने क्या बनाया? संविधान। तो हम पूरा संविधान को पढ़ रहे हैं अपने हितों के लिए। अपने हितों का अधिकार बना, अधिकार अर्थात मेरी कल्याण भी हो, ठीक है, यानी मेरा कल्याण हो। और अब इन दोनों के लिए हमें क्या करना चाहिए था? एक संस्था, क्योंकि भाई कोई ऐसी संस्था तो हो जो मेरे अधिकारों को भी सुरक्षा कर सके और मेरा कल्याण भी कर सके। और यही हमारे संविधान में GS2 का सिलेबस है। संस्था के अंतर्गत अगर आप देखोगे, पहले तो संविधान की डिटेल आपको बताई थी कि पहले तो हम संविधान को ही पढ़ेंगे, संविधान कैसे डेवलप हुआ, क्या है, किस तरीके से बना, क्या चुनौती है, क्या समाधान है। फिर दूसरा संविधान की क्या विशेषताएं। तो एक टॉपिक तो आप यहीं से समझ गए। दूसरा संस्था का मतलब होता है कि वो संस्थाएं जो मेरे अधिकारों की सुरक्षा के लिए, मेरे कल्याण के लिए मुख्य रूप से मैंने बनाई है, उसी के लिए मैंने संविधान बनाया। तो संस्थाओं देख लेंगे हम। विधायिका, अब विधायिका यानी कि संसद यानी विधानमंडल, इनका सबका क्या संरचना है, क्या कार्य प्रणाली है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या शक्ति है, और ये किस तरीके से मेरे इनकी जो सुरक्षा करती है। ठीक है। इसी प्रकार न्यायपालिका, ठीक है, इसी प्रकार न्यायपालिका के साथ अर्धन्यायिक संस्थाएं होगी। ठीक है, तो ये सिलेबस का भाग हो गए, है ना। और न्यायपालिका के साथ कार्यपालिका, और इन्हीं को बनाए रखने के लिए संस्थाएं और हैं, जैसे कैग, UPSC, चुनाव आयोग, और नहीं बताया मैंने, चुनाव आयोग। और फिर हम चूँकि लोकतंत्र में रहें, तो चुनाव आयोग के लिए हमें चुनाव के लिए RPA बनाया कि चुनाव किस तरीके से होने चाहिए, चुनाव का सिलेक्शन करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये संविधान और लोकतंत्र की बात चल रही है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है कि अपने हितों की परीक्षा पूर्ति की जाए, और अपने हितों की पूर्ति करने के लिए चीज़ें होनी चाहिए। इसी प्रकार अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, तो अधिकारों हमने बना दिए, मौलिक अधिकार आ जाएंगे इसमें। और कल्याण में सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय हमारा टॉपिक है। सामाजिक न्याय में गरीबी, सरकारी योजनाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है। अब ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई, संविधान तो बन गया, लेकिन संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक शासन होना चाहिए, जिसे बोला गया गवर्नेंस। और गवर्नेंस में हमने पढ़ लिया सुशासन। सुशासन हम पढ़ लेंगे RTI, सिटीजन चार्टर वगैरह। इसके बाद हमने पढ़ा सिविल सर्वेंट, जो इसको चलाते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस आ जाएगा। और दूसरा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वाला। अंतर्राष्ट्रीय में भारत के बारे में पढ़ेंगे, इस विदेश नीति क्या होती है,
इसके उद्देश्य क्या होते हैं और देशों से संबंध। 4-5 देशों से संबंध पढ़ेंगे मुख्य रूप से, यूएसए, चाइना, रसिया और पड़ोसी, तो ये चीज़ें हम इनके साथ पढ़ेंगे। तो मैंने इस सिलेबस को याद करने के लिए आपको साथ बाइफरकेट किया है। अगर आप सिलेबस को समझ गए, क्योंकि सिलेबस का हर पार्ट एक दूसरे पार्ट से जुड़ा हुआ है, अगर आप एक पार्ट को समझ के दूसरे पार्ट तक पहुँचेंगे। जैसे पहला संविधान, अगर संविधान नहीं होगा तो संवैधानिक संस्थाएँ कहाँ से आएंगी, और यदि संविधान नहीं होगा, क्योंकि संविधान की जड़ कहाँ से आई है, लोकतंत्र से। कहाँ से आई है, लोकतंत्र। सबसे पहली चीज़ है लोकतंत्र। हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, और लोकतंत्र कौन सा, भारतीय लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र को बनाने के लिए हमने संविधान बनाया, और हो गया भारतीय संविधान। और इसी संविधान के लिए पूरी प्रक्रिया हुई है कि संविधान का विकास कैसे हुआ है, संवैधानिक संस्थाएं क्या है, संविधान की एक चीज़ और है इसमें, और एक चीज़ और आई है कि संविधान के मूल्य क्या हैं, और दूसरी संविधान की संस्था क्या है। तो बहुत सारी चीज़ों में इसको मैं बाइफरकेट कर सकता हूँ सिलेबस को। तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि इस तरीके से हमने संविधान या GS2 का सिलेबस इसको देखा है। यहाँ हम अभी तक GS2 के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे, इसके बाद GS3 और 4 का रहा है, उसको बाद में डिस्कशन करेंगे। तो हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी बोला हूँ तो स्पीड को कम कर लें, लेकिन एक एक पॉइंट और एक एक बात को अच्छे से समझें। जो भी नए बिगनर हैं वो सबसे पहले इसको समझें कि हमारा टॉपिक क्या है। जैसे ही मैं आपको बोलूँगा कि आपको ये पढ़ना है, उसके बाद उस टॉपिक से वो चीज़ें पढ़ना। जैसे मैं NCERT में कोई बुक पढ़ रहा हूँ और उसमें जैसे ही आया कि संविधान, तो मुझे उस बुक में दे रखा है संविधान के बारे में, तो मुझे अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना, उसके नोट्स बना लेने। तो चीज़ें, अब ये पेपर तो हो गया, लेकिन इसका मटेरियल क्या पढ़ना है। तो इसमें एक तो है संविधान। तो संविधान के लिए कई बुक है, लेकिन एक क्या है, राजेश मिश्रा सर की बुक आती है, राजेश मिश्रा, उसकी बुक आती है राजनीतिक व्यवस्था करके। वो बुक का पहला पेज मैं शेयर कर दूंगा, आप मार्केट से उसको खरीद सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे से चीज़ें कवर की गई है। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं लक्ष्मीकांत, जो कि लक्ष्मीकांत में फैक्ट है उसको अच्छे से कवर किया गया है, इसमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर किया गया है, ठीक है। और सिस्टम से आपको सिलेबस मिलेगा राजेश मिश्रा सर की किताब में, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। संविधान की चीज़ें यहाँ से अच्छे से आप कवर कर सकते हो लक्ष्मीकांत से। इसके अलावा आपको NCERT में बात करूँ तो अगर 6 से लेकर के 12 तक की आप NCERT अगर आपने पढ़ ली, अगर 6 से लेकर के 12 तक की NCERT अगर आपने कॉन्सेप्ट से पढ़ ली, आपने समझ के पढ़ ली, तो प्री को पास करने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सारे क्वेश्चन वहाँ से हूबहू मिलेंगे। बट कई बार होता है ना कि किताब तो मैंने भी पढ़ी लेकिन मैं पास नहीं कर पाया। रीज़न क्या है कि उसमें से कितना निकालना है, ये कला भी आप में आनी चाहिए। ये कला इसी चीज़ों से डेवलप होगी, जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं ये पता होना चाहिए, तब जा कर के हम निकाल पाएंगे। तो ये है NCERT पढ़ लें आपको, ये संविधान के बारे में हो जाएगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी राजेश सर की नोट्स मिलेंगे आपको मार्केट में, वो देख सकते हैं, या किसी अन्य कोचिंग के भी नोट्स आप दे सकते हैं। और इसके लिए आपकी जो NCERT है वो आपकी एक तो 11th और 12th की जो NCERT बताई है मैंने, उन्हीं में से एक NCERT मिलेगी जो बर्ड हिस्ट्री के बारे में आपको, जो बर्ड की जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके बारे में आपको बता दी, ठीक है ना। और ये मैंने ओल्ड और न्यू बताई है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ओल्ड NCERT भी आप पढ़ लेना, वो भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा मटेरियल की अगर बात करें हम, सामाजिक न्याय, ठीक है ना, और सुशासन के लिए एक तो सेकंड ERC एक रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट हम कोशिश करेंगे आपको PDF स्कैन करके शेयर कर दी जाए, मार्केट में आती है, दृष्टि ने वो रिपोर्ट निकाली है, उसको आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से कवर हो जाएगी। सेकंड ERC रिपोर्ट है, उसमें 14 रिपोर्ट है, उन रिपोर्टों में से कुछ तो सामाजिक न्याय में आ जाएंगी और कुछ रिपोर्ट सुशासन में आ जाएंगी। आप पूरी प्रक्रिया को समझ जाएंगे कि सुशासन कैसे स्थापित होता है, लेकिन उसको अभी मत पढ़ना, अभी आप सिर्फ NCERT पढ़ना। जो बिगिनर है और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन मटेरियल को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी कोचिंग के नोट्स भी हम बता देंगे आपको, जैसे विजन दृष्टि के, थोड़ा सा वहाँ का सिस्टमेटिक भी मिल जाएगा ताकि हम ये पढ़ लें। इसके अलावा पब्लिक एड की एक किताब और चलती है, पब्लिक एड की क्लास
11th या 12th में है, वो आपके क्या करता है, इस किताब का क्या करना है आपको कि किताब ओपन करनी है, इसकी इंडेक्स निकाल दी, इंडेक्स में से कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस से मिल रहा है उसको हाईलाइट करना है, उतना ही पढ़ना है, पूरे को नहीं पढ़ना, ठीक है ना। और एक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मैंने बता दिया, सामाजिक नहीं। तो ये 4-5 पार्ट है, इनके इस तरीके के मेटेरियल नोट्स होंगे, है ना। तो अभी आपसे काम क्या है आपका, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो नहीं, जो मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए, कि अगर अपनी कमियों को फाइंड आउट करना है तो सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। सिलेबस को पढ़ने के साथ थोड़ा सा आप कोशिश करो कि इसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ मैच करो, मिलाओ कि कैसे आ रहा है। उसके बाद हम आपको, जैसे ये सिलेबस की प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी, हम आपको, मैं क्या करूँगा कि हर टॉपिक, हर पार्ट की एक एनसीईआरटी का एक चैप्टर आपके साथ डिस्कशन करूँगा, और उसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से आपको यूज करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने की भी एक कला होनी चाहिए। हो सकता है कि एनसीईआरटी के लिए आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, हो सकता है सारी वीडियो मैं भी बना के दे सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियो दूंगा नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि आप खुद ही सेल्फ डिपेंड बने। क्योंकि अगर आप खुद अपने तरीके से उसको समझना लग गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, स्टार्टिंग फेज में आपको गाइडेंस दी जाएगी कि किस तरीके से आपको समझना है, इसलिए मैं हर एनसीईआरटी का कोशिश करूँगा एक चैप्टर को आपके साथ डिस्कशन कर लो, बाकी चैप्टर आपको ही पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक है, वो आपको जो ज़रूरत है, जो महत्वपूर्ण है, वो ग्रुप में मैं जल्दी ही शेयर करवा दूँगा ताकि आप उसको देख सकें। और दोस्तों, हमारे इस चैनल का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं हिंदी मीडियम के हैं, बेचारे कुछ ऐसे लोग जो तैयारी करना चाहते हैं, उन तक स्रोतों की कमी है, हम कोशिश करेंगे कि उनको सारे स्रोत प्रोवाइड करवाए जाएं, उनको गाइडेंस देंगे ताकि उनको एक सही दिशा मिले और जल्दी ही वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लें। इसके अलावा कोशिश करें कि स्रोत आपकी बहुत लिमिटेड होनी चाहिए। मार्केट में यूट्यूब कि अगर कोई लगे अच्छा तो पढ़ लेना, नहीं ज़्यादा यूट्यूब मोटिवेशनल वीडियो इनसे कुछ नहीं होता। अपनी पढ़ाई खुद करें, अच्छे से करें। कोई चीज़ में अगर आपको डाउट है, कमेंट बॉक्स है अपना ग्रुप के चैनल पर, वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब है, यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं डेफिनेटली। इसके साथ ही चूँकि हम भी स्टार्टर हैं अभी, तो हमारी चीज़ों में क्या कुछ कमी है, कुछ आवाज़ में, कुछ शब्दों में, क्या हमें नया इम्प्रूवमेंट करना है, इसके लिए भी कृपया आप सभी के लिए हमारे सजेशन दें। आप सभी के सजेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके सजेशन आए हमारे लिए। और इसके अलावा जैसा कि साइंस की पीडीएफ वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई गई थी, साइंस के भी एनसीईआरटी की, देखो एनसीईआरटी का कितना महत्व है। अगर आपने साइंस की एनसीईआरटी भी आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी, सारी एनसीईआरटी शेयर कर दी जाएंगी। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, यदि आपने एनसीईआरटी को समझ लिया ना, तो आपको नोट्स भी बनाना आसान हो जाएगा, और किसी भी तरह की चीज़ को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ईजिली किसी भी चीज़ को आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इस चीज़ों के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे GS 3 के बारे में, और उसके बाद GS 4 के बारे में। तो इन दोनों को कोशिश हो सकती है कि एक साथ डिस्कशन करें, और इसके बाद जैसे ही हमारा सिलेबस डिस्कशन ख़त्म होगा, उसके बाद हम एनसीईआरटी के एक चैप्टर की एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से हमको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ताकि आप आगे उसी तरीके से एनसीईआरटी पढ़ें। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।